हाँ, हमारे previous दो lectures were about essentials of an essay. Second lecture was about how to make outline and time planning और इस चीज़ के हवाले से। आज तीसरा लेक्चर हम ऐसे का नहीं रखेंगे। आज हम प्रेसी का एक लेक्चर रखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि साथ में मैं आपको इसका भी टास्क दे सकूं। कुछ रूल्स आपको बता दूंगा, उसके मुताबिक आप फिर टास्क कर लेंगे प्रेसी का भी, और हम पैरेलल दोनों को लेकर चलेंगे। प्रेसी राइटिंग के कुछ किधर गया जनरल रूल्स हैं जो कि बड़े टेक्निकल उनमें से कुछ है, कुछ बड़े कॉमन से हैं, बड़े आम सी चीजें हैं उसमें। एक सेकंड रुकिए, ये मैं साइन इन कर लूं। प्रेसी बेसिकली होता क्या है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं तलखीस करना, किसी चीज का खुलासा करना, किसी चीज को प्रिसाइज करके लिखना, किसी चीज को छोटा लिमिटेड करके लिखना, मतलब एक डिटेल में बात की हुई हो उसको कम अल्फाज में उसी बात को एक्सप्रेस करना। एक वो उर्दू में मुहावरा बोलते हैं, दरिया को या समंदर को कूजे में बंद करना। वो सिचुएशन होती है प्रेसी लिखने की। बेसिकली एक सेकंड रुकिएगा जी। हाँ जी, बेसिकली 12-13 रूल्स मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें द फर्स्ट मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन इज थीम ऑफ द पैसेज। आप लोगों ने कभी भी प्रेसी पढ़ के, मतलब जो ओरिजिनल पैसेज होता है उसको पढ़कर कभी भी उसकी प्रेसी करना शुरू कर नहीं कर देनी, unless and until you know exactly the meaning of that passage। जब तक आपको उसका सेंट्रल आइडिया समझ नहीं आता तब तक आप प्रेसी नहीं बना सकेंगे। बिकॉज प्रेसी है क्या, बेसिकली वही सेंट्रल आइडिया जो ओरिजिनल पैसेज में है कम अल्फाज में एक्सप्रेस करने का नाम प्रेसी है। लेकिन वो जो आपके कम अल्फाज हों, आपने जो स्क्वीज करके एक चीज लिखी है उसमें भी एग्जैक्टली सेम मीनिंग्स आने चाहिए जो ओरिजिनल पैसेज के पढ़ने से आपके ज़हन में आते थे। आप में से किसी का माइक ऑन है? चलें, बंद हो गया। उसमें भी एग्जैक्टली सेम मीनिंग्स आने चाहिए जो ओरिजिनल पैसेज के आपको मीनिंग्स आए। अब थीम ऑफ द पैसेज क्लियर करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बेसिकली थीम ऑफ द पैसेज होता क्या है, वही चीज जो आप टाइटल देंगे। प्रेसी का एक टाइटल भी देना होता है कि इस पैसेज में से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या क्या आपको सेंट्रल आइडिया क्या समझ आया है, वही उसका टाइटल होगा बेसिकली। तो कुछ लोग कहते हैं जी कि आपका टाइटल प्रेसी के स्टार्ट में होगा, कुछ लोग कहते हैं जी आपका टाइटल प्रेसी के जो ओरिजिनल पैसेज है उसके एंड पे लिखा हुआ होगा। तो इस तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये कहाँ पे मिलेगा, इन फर्स्ट लाइन और इन लास्ट लाइन। डोंट बॉदर टू पॉन्डर अबाउट दैट। आपने करना क्या है, जो पैसेज आपके सामने आएगा, समटाइम्स एक पैराग्राफ पे होता है, समटाइम्स 2 पे, समटाइम्स 3 पे, आपने उसको फुली रीड करना है 2-3 दफा और उसका मेन आइडिया ग्रैस्प करने की कोशिश करनी है। जब आप उसको रीड कर रहे होंगे तो इनिशियली शुरू में ही आपको मुश्किल अल्फाज का सामना होगा, वोकेबलरी इस तरह की होगी जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। उसको आपने उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, यार ये वर्ड का मीनिंग आएगा तो फिर ही मैं आगे चलूंगा या चलूंगी। आप उसको कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर सकते हो, ऊपर क्या बात हो रही है, उससे आगे क्या बात हो रही है, उस सेंटेंस का क्या मीनिंग हो सकता है। रफ आप आइडिया लगा सकते हो, गेस कर सकते हो कि उसके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। यू शुड अवॉइड दोज वर्ड्स एंड कीप रीडिंग। समटाइम्स होता है दूसरी रीडिंग में, तीसरी रीडिंग में, चौथी रीडिंग में आपको ऑटोमेटिकली उस वर्ड का भी याद आ जाता है कि उसका मतलब क्या है और आपको उसकी समझ आ जाती है। सो इसके बाद आपने एक काम करना है, आपके पास पेपर में एक 3 किस्म के पेन ले जाइएगा।
3 different colors, blue, black and green. ग्रीन वाला पेपर में तो यूज नहीं होगा, ये जस्ट यहाँ पे प्रेसी को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प आउट करेगा। पेपर में कहीं पे भी ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई पेन आपने यूज नहीं करना। आपकी जो आंसरिंग शीट है, जब आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया पूरे पैसेज को, कि आपको समझ आ गई, उसका एक सेंट्रल आइडिया आपको समझ आ गया, फॉर एग्जाम्पल दैट पैसेज इज अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अब ऐसे तमाम आर्गुमेंट्स, ऐसे तमाम बातें उस पैसेज की जो डायरेक्टली विमेन एम्पावरमेंट को हिट कर रही हैं, वो आपके मेजर पॉइंट्स कहलाएंगे। ऐसे तमाम आर्गुमेंट जो डायरेक्टली विमेन एम्पावरमेंट को तो हिट नहीं कर रहे लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, उनको आप माइनर पॉइंट्स कहेंगे। और आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक तीसरे पॉइंट्स होते हैं, उनको इनएसेंशियल और अननेसेसरी पॉइंट्स कहते हैं, वो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब आपने करना क्या है, ब्लू पेन के साथ या कोई भी एक डिफाइन कर लीजिए, मेजर पॉइंट्स को एक पेन के साथ अंडरलाइन कर लीजिए, माइनर पॉइंट्स को दूसरे पेन के साथ अंडरलाइन कर लीजिए, और इनएसेंशियल और अननेसेसरी पॉइंट्स को तीसरे पेन के साथ, तीसरे कलर के साथ अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो मेजर पॉइंट्स हैं, दे विल डिटरमिन द थीम ऑफ द पैसेज। जैसे मैंने पहले कहा कि जो थीम है उससे डायरेक्टली रिलेटेड जो बातें होंगी, जो सेंट्रल आइडिया से डायरेक्टली रिलेटेड बातें होंगी, वो बेसिकली आपके मेजर पॉइंट्स कहलाएंगे। सो फर्स्ट थिंग टू डू, फर्स्ट जॉब टू डू while solving a précis is trying to grasp its main idea, then dividing it into major and minor and inessential points. ये आपका पहला काम है। यहां तक समझ आ गई? एक एक मैसेज कर दीजिए प्लीज। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सेकेंड थिंग इज, देयर आर टू थिंग्स, एक कहलाती है रिप्रोडक्शन, एक कहलाती है रीमॉडलिंग। रिप्रोडक्शन क्या होती है और रीमॉडलिंग क्या होती है, ये मैं दोनों चीजें आपको समझा देता हूँ पहले, कि ये दोनों आइडियाज क्या है। बेसिकली बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो उनको हम अक्सर, वो एक मट्टी सी मिलती है कलरफुल सी, उसे डो बोलते हैं, जिसके साथ वो मिक्सअप करके उसके साथ खेलते रहते हैं। आप एक बच्चे के लिए डो लेके आए और आपने उसको बोला कि इस डो को whatever you want to do about it, whatever you want to make with it, आप इसके साथ बना लो। अब वो बच्चा उसके साथ बकरी की शेप बना दे, वो बच्चा उसके साथ मून बनाए, फ्लावर बनाए, जो कुछ मर्जी बनाए, इस सारे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। आपने मटेरियल बेसिक प्रोवाइड कर दिया और उसको चॉइस दे दी, मेक वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक, यू हैव नो लिमिटेशंस, आपके ऊपर कोई सर्कल नहीं है, आपकी बाउंड्रीज अनलिमिटेड है, आप वो बना लीजिए। इसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस करना, अपने जहन से कोई चीज ऐड अप करके नई चीज लेके आना। दूसरी चीज होती है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग क्या होती है? आपने बच्चे को वो डो दी और उसके साथ 3 शेप्स दे दी, वो स्टील की बनी हुई शेप्स जो मिलती है, एक स्टार बना हुआ था, एक मून बना हुआ था, एक फ्लावर बना हुआ था। आपने बच्चे को कहा कि ये डो पकड़ो और ये शेप्स पकड़ो, ये वाली शेप्स तुमने बनानी। अब क्या है, आपने उसका दायराकार लिमिटेड कर दिया, आपने उसको अपनी मर्जी से चूज करने की इजाजत नहीं दी, आपने उसको अपनी मर्जी से अपना आइडियाज यूज करने की इजाजत नहीं दी, बल्कि डिफाइंड आइडियाज पहले ही दे दिए और बोलिए ये बनाओ। इसको कहते हैं रीमॉडलिंग करना। अब प्रेसी की तरफ आते हैं। प्रेसी सॉल्व करने का जो आइडिया है, दैट इज नॉट रिप्रोडक्शन ऑफ आइडियाज, रादर रीमॉडलिंग ऑफ आइडियाज। अब यहां पे रिप्रोडक्शन और रीमॉडलिंग से क्या मुराद है वो मैं आपको समझा देता हूं। You're not supposed to select, choose, delete sentences on your own. आप कोई भी आइडिया उसके अंदर, पूरे पैसेज के अंदर अपनी तरफ से एड अप नहीं कर सकते। वो जो डिफाइंड स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, उसी डिफाइंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपने बनाना है। योर जॉब इज रीमॉडलिंग ओनली। इवन इफ यू एड वन सिंगल आइडिया, जो ओरिजिनल पैसेज में कोई बात मौजूद नहीं है और वो आपने ऐड कर दी प्रेसी लिखते हुए, तो आपकी सारी प्रेसी गलत हो गई। सो यूर सपोज टू रीमॉडल, और रीमॉडल आपने कैसे करना है? वो जो सांचा आपको दिया गया ओरिजिनल पैसेज, उसकी लिमिटेशन से आप बाहर नहीं निकल सकते। सो प्रेसिस इज नॉट रिप्रोडक्शन बट रीमॉडलिंग ऑफ आइडियाज।
ये हो गया दूसरा असूल। मैं आपको यहाँ पे ये चैट में दे भी देता हूँ साथ साथ। अच्छा जी, इसके बाद अल्लाह आपका भला करे, ये अब जो मैं पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये वो पॉइंट है जिस पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिसके ऊपर गलती करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से मुराद मेरी ये है 90% स्टूडेंट्स, आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स करते क्या है, पहला सेंटेंस पकड़ा, उसको शॉर्ट किया, लिख दिया। दूसरा सेंटेंस पकड़ा, उसको शॉर्ट किया, लिख दिया। तीसरा सेंटेंस पकड़ा, उसको स्क्वीज करके लिख दिया, मतलब अपने अल्फाज यूज करके लेकिन छोटा करके उसी बात को कम अल्फाज में बयान करके वहां पे एक्सप्रेस कर दिया। इससे होगा क्या, आउट ऑफ 2 टारगेट्स आपने एक अचीव कर लिया। 2 टारगेट्स क्या होते हैं प्रेसी के, 2 टारगेट है। एक पहला टारगेट है ब्रेविटी, कि उसको शॉर्ट करना है आपने, उसको कम अल्फाज में उसी बात को एक्सप्लेन करना है, इसको बोलते हैं ब्रेविटी, किसी चीज को कंसाइज करना। दूसरा आपका टास्क होता है क्लैरिटी। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ब्रेविटी के ऊपर फोकस करते हैं, उसको स्क्वीज करने के ऊपर फोकस करते हैं, कम अल्फाज में लिखने पे फोकस करते हैं, लेकिन उनकी प्रेसी में क्लैरिटी ऑफ आइडियाज नहीं होती। और वो क्लैरिटी क्यों नहीं होती, पहले होता क्या है, जब आप एक सेंटेंस आपने पकड़ा, उसको स्क्वीज किया, लिख दिया, दूसरा सेंटेंस पकड़ा, स्क्वीज किया, लिख दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 के 10 सेंटेंसेस आपने इसी तरह लिख दिए। जो रिक्वायर्ड वर्ड्स थे उसकी लिमिटेशन में तो आप आ गए, लेकिन एक कमी आपकी उसमें रह गई। आपके तमाम जो आपने प्रेसी बनाई है ना, उन अल्फाज में और उन सेंटेंसेस में कनेक्टिविटी नहीं होगी। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मुख्तलिफ लगेगा, बात में तसलसल नहीं होगा, बात में कंटिन्यूटी नहीं नजर आएगी। क्यों कंटिन्यूटी नजर नहीं आएगी, ओरिजिनल पैसेज तो उसने डिटेल में लिखा हुआ था और उसको एक बात से आगे बातें बढ़ाई हुई थी उसने, लेकिन आपने तो हर बात को छोटा करके लिखना शुरू किया विदाउट थिंकिंग कि इनको मैंने जोड़ना कैसे है। वो जो जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट आपने मिस किया ना, उसकी वजह से क्लैरिटी ऑफ आइडियाज नहीं आएगी। सो यू आर नॉट सपोज टू चूज ब्रेविटी एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि आप उसको छोटा तो कर दें लेकिन उसमें आइडियाज क्लियर ना हो, उसमें वो सेंट्रल आइडिया नजर ना आए जो ओरिजिनल पैसेज में नजर आता है, उसमें एक थीम नजर ना आए, वो आपस में कोहेरेंट ना हो, आपस में उसमें लिंकेज नजर ना आए, इंटरट्वाइंड आइडियाज ना हो। अभी एक बात को मैंने 6-7 अल्फाज में कह दिया है। तो ब्रेविटी एंड क्लैरिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब वो क्लैरिटी कैसे आएगी वो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां तक समझ आ गई? ठीक हो गया, 1 मिनट रुके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अपने अपने माइक ऑफ कर दें प्लीज। हमने ये बात की कि ब्रेविटी एंड क्लैरिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट सपोज टू चूज वन, आइदर वन ऑफ देम एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। प्रेसी में कैसे आपको पता चलेगा कि आप में आपकी प्रेसी में क्लैरिटी मौजूद है कि नहीं मौजूद? जब आप प्रेसी कर चुके, आपके घर में, आपके हॉस्टल में, आपके रूम में, कहीं पे भी आप जहां पे रह रहे हो, आपके साथ कोई भी अगर पढ़ा लिखा बंदा मौजूद है, आपने क्या करना है, ओरिजिनल पैसेज अपने पास ही रखना है। जो प्रेसी आपने लिखी है वो उस बंदे को देनी है और उसको बोलना है इसको पढ़ो। उसको बोलना है कि इससे तुम्हें क्या समझ आती है, विदाउट द टाइटल, टाइटल नहीं उसको बताना। उसको बोलना है ये समझो और मुझे बताओ तुम्हें इससे क्या समझ आती है। अगर तो वो बंदा आपके टाइटल से मिलती जुलती कोई बात करे कि ये थीम इसका मुझे लग रहा है, ये सेंट्रल आइडियाज का मुझे लग रहा है, दैट मीन्स कि आपके आइडियाज में क्लैरिटी मौजूद है। अगर वो बंदा ये कहे यार ये 2-3 आइडियाज लग रहे हैं, ये बड़ा मिक्सअप सा है, इसमें कोई मुझे बात क्लियर नहीं हो रही, एग्जैक्ट मुझे समझ नहीं आ रही, दैट मीन्स कि आपने शॉर्ट तो करके लिख दिया लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है आइडियाज की। सो इन अदर वे वी कैन से इट दैट इट मस्ट मेक सेंस टू अ पर्सन हु हैज नॉट रेड द ओरिजिनल पैसेज। जिस बंदे ने असली पैसेज नहीं पढ़ा हुआ, उसके लिए आपकी प्रेसी मेक सेंस करनी चाहिए। अगर कर रही है तो उसमें क्लैरिटी ऑफ आइडिया मौजूद है,
अगर नहीं कर रही तो उसमें क्लैरिटी ऑफ आइडिया मौजूद नहीं है। ये सिंपल असूल है। जिस बंदे ने ओरिजिनल पैसेज पढ़ा हुआ है, जैसे मैं आपको कोई टास्क दूंगा आज, मैंने ओरिजिनल पैसेज ऑब्वियसली पढ़ा हुआ होगा, तो आप उसको जब मुझे भेजेंगे तो मैं देखूंगा कि आपकी रीमॉडलिंग ऑफ आइडियाज कैसी है। आपका उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के एरर तो नहीं है, ग्रामर के एरर तो नहीं है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स तो नहीं है, आपने ओरिजिनल पैसेज से वर्ड्स कॉपी तो नहीं किए हुए, अपने अल्फाज में लिखा है, कनेक्टिविटी उसमें मौजूद है या नहीं मौजूद, ये सारी चीजें मैं उसमें से जज करूंगा। So your praise must make sense to a person who has not read the original passage. अगली चीज हमेशा ज़हन में रखिए, you're always supposed to use your very own language. आपने अपने अल्फाज में वो बात कहनी होती है। अब अपने अल्फाज में बात कहने से क्या मुराद है? उससे मुराद ये नहीं कि आप अगर सिंध से हैं तो सिंधी लिखना शुरू कर दें उधर, और तो पंजाब से है तो पंजाबी लिखना शुरू कर दो, पश्तो लिखना शुरू कर दो। अपनी जुबान से मुराद ये है कि आपके होगी वो इंग्लिश ही, लेकिन वो वर्ड्स आप कॉपी नहीं करेंगे जो ओरिजिनल पैसेज में मौजूद हैं, उसके अल्टरनेटिव वर्ड्स आप यूज करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा आप वेल रेड होंगे, उतना ही बेहतर आपके जहन में वोकैबुलरी मौजूद होगी, उतना ही अच्छा आपका एक्सप्रेशन होगा, उतने ही अच्छे तरीके से आप चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे। जितने आप लैक करेंगे रीडिंग में, उतना आपको किसी और बंदे की बात अपने अल्फाज में कहना उतना ही मुश्किल लगेगा। इस बात की समझ आ गई? दैट यू हैव टू यूज योर वेरी ओन लैंग्वेज। इट इज टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, योर रीडिंग एबिलिटीज एंड योर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सिनोनिम्स। ऑब्वियसली जो बातें वहां पे हुई हैं, आपने वही अल्फाज तो यूज नहीं करने, उसके अल्टरनेटिव, उसके सिनोनिम्स यूज करने हैं, तो वो एबिलिटीज भी आपकी जज हो रही होती है। ये मैं अलाउ कर रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन था एंटर एग्जिट टाइम, ठीक है। इसके बाद प्रेसिस इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन। आई, वी, अस, यू, योर, योरसेल्फ, ये वाले आप टर्म्स यूज नहीं करेंगे। इट इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, दे, देम, देमसेल्व्स, ये वाली टर्म्स वहां पे यूज होंगी। हाँ, अगर कभी प्रेसी ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन में आ जाती है, मतलब ऐसा पैराग्राफ, मतलब मैंने अपने बारे में कोई किताब लिखी हुई है, उसमें ऑब्वियसली मैं ये लिखूंगा मैंने ये किया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैंने इस तरह किया, मैंने उस तरह किया, मैं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। अगर वहां से कोई पैसेज बंदा उठाकर आपको प्रेसी सॉल्व करने के लिए दे दे, आपने उसको ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन को हमेशा थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करना है। और वो करने का तरीकाकार क्या है? आप स्टार्ट प्रेसी का इसलिए इस तरह लेंगे, द राइटर सेज दैट, फिर वो ऑटोमेटिकली थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां पे उसने आई यूज किया होगा, द राइटर सेज दैट, ही डिड दिस, ही डिड दैट, ही वेंट हियर, ही वेंट देयर, वो ऑटोमेटिकली थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये याद रखिए, प्रेसीज हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती है। अगर प्रेसी ओरिजिनल पैसेज में कोई इन्वर्टेड कॉमास में बात मौजूद है, किसी ने की हुई है इन्वर्टेड कॉमास में, किसी की कोटेशन मौजूद है, तो आप उसको भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि आपको इनडायरेक्ट में ही कन्वर्ट करना चाहिए। डायरेक्ट नरेशन में आप प्रेसी नहीं लिखेंगे। इस रूल की समझ आ गई? आधे बंदे बीच में से वैसे हाथ खड़ा कर देते हैं, वो मार्क मुझे बाद में नजर आता है कि उन्होंने मार्क कुछ लगाया हुआ। अब आते हैं इन एसेंशियल पॉइंट्स की तरफ, जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि प्रेसी के अंदर कुछ इन एसेंशियल अननेसेसरी पॉइंट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कोई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अगर दी हुई है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? न्यूमेरिकल डाटा जो है, लिटरेसी रेट लिखा हुआ है, कोई डेट लिखी हुई है, किसी का एड्रेस लिखा हुआ है, कुछ इस तरह की कोई चीज लिखी हुई है, तो 10 मिनट्स में ये क्लास खत्म हो जाएगी। जब कुछ इस तरह का आप वहां पे आएगा, तो अनलेस एंड अनटिल, अगर वो आपके सेंट्रल आइडिया को क्लियर करने के लिए, सेंट्रल आइडिया को कन्वे करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप लिखेंगे
otherwise it will be considered as an inessential or unnecessary point. यानी कि ऐसा कोई भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई भी न्यूमेरिकल डाटा जो सेंट्रल आइडिया को कन्वे जिसके बगैर किया जा सकता है, वो अननेसेसरी या इनएसेंशियल पॉइंट्स में काउंट होगा। दूसरे नंबर पे नाम अगर लिखे हुए हैं बहुत ज्यादा नामों का तज़किरा है, वो अननेसेसरी या इनएसेंशियल पॉइंट्स होंगे। तीसरे नंबर पे डेट्स अगर लिखी हुई हैं। चौथे नंबर पे अगर कंपैरिजन किए गए कोई दो चीजों में। पांचवें नंबर पे अगर किसी चीज की कोई एग्जांपल्स दी हुई है काफी डिटेल में, तो ये सारी चीजें अननेसेसरी और इनएसेंशियल पॉइंट्स में काउंट होगी। आप इनको सिंपली स्किप कर सकते हैं अगर उनके बगैर आपका सेंट्रल आइडिया कन्वे हो सकता है तो। उसके बाद you're not supposed to add up anything from your own। ये मैं बात आपको पहले भी बता चुका हूं। एक आइडिया भी आप अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते जो ओरिजिनल पैसेज में मौजूद ना हो। फिर पूछा जाता है कि प्रेसी की लेंथ कितनी हो। जो कॉमन और जनरल रूल है वो है कि 1/3 होनी चाहिए। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर ओरिजिनल पैसेज में 100 वर्ड्स हैं तो आपकी प्रेसी 33 वर्ड्स की होगी। दैट इज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। अगर 200 हैं तो वो 66 वर्ड्स की होनी चाहिए। समटाइम्स तो अगर कुछ भी वहां पे नहीं दिया हुआ तो ये 1/3 इज ऑब्वियस कि आपने 1/3 प्रेसी बनानी है। समटाइम्स क्लियरली लिखा हुआ होगा कि आपने इस पैसेज की 1/3 प्रेसी बनानी है। समटाइम्स इवन वर्ड काउंट दिया हुआ होता है कि इस पैसेज की 225 वर्ड्स में प्रेसी बनाए, तो वो 225 आपका ऑटोमेटिकली टारगेट बन गया, उतने वर्ड्स में आपने प्रेसी बनानी है। अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो आपने ओरिजिनल पैसेज के वर्ड्स को काउंट करना है, उसको 3 पे तकसीम करना है, जो जवाब आएगा उतने वर्ड्स की आपकी प्रेसी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ओरिजिनल पैसेज 100 वर्ड्स का है, आपके पास ऑप्शन है 33 वर्ड्स का, तो एडिशन कितने वर्ड्स की अलाउ है? तो इन माय ओपिनियन 3 वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। 33 अगर आपको अलाउ है तो आप मैक्सिमम 36 तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। और माइनस में कि 33 से कम कितने हो सकते हैं, वो एक भी नहीं होना चाहिए। कम अज कम 33 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 36 होने चाहिए और 33 से कम बिल्कुल नहीं हो सकते। इसके बाद अल्लाह आपका भला करे, कोशिश करें कि आप एंड पे एक इक्वेशन ऐड कर दें। ऐसे लिख देना, मैं यहां पे लिख देता हूं। जब आप, हाँ ये मैं एक और चीज बताना भूल गया, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जितना रफ काम करते हैं ना, प्रेसी के जो ड्राफ्ट्स बनाते हैं, पहला ड्राफ्ट बनाया, दूसरा ड्राफ्ट बनाया, तीसरा ड्राफ्ट बनाया, वो सारे के सारे नीट साइड पे बना रहे होते हैं। मैं इस चीज को अलाउ नहीं करता, मैं इस चीज को रिकमेंड नहीं करता। आपको ये सारा काम रफ साइड पे करना चाहिए। आपको ये सारा काम आंसरिंग शीट की बैक साइड पे करना चाहिए, फ्रंट पे नहीं करना चाहिए। पेपर चेकर को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैंने आपने मेहनत करके, अगर उसको ज्यादा शौक हुआ आपकी मेहनत देखने का, तो वो आंसरिंग शीट की बैक साइड पे चला जाएगा। आपने आंसरिंग शीट की फ्रंट पे गंद नहीं डालना। तो अगर आप 2 प्रैक्टिस की, 2 दफा 3 दफा प्रैक्टिस की, चौथी आपकी फाइनल तैयार हो गई बैक साइड पे ही, फिर आपने उसको फ्रंट पे नीट करके लिखना है। अब वो नीट करके जब आप लिख चुके हैं, ये आपकी प्रेसी इस जगह पे आ गई है, ठीक है। जैसे आप वो एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं ना योर्स ट्रूली या योर्स ओबीडिएंटली, उसी जगह पे आपने नीचे लिखना है इक्वेशन। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन। उसके नीचे लिखना है वर्ड्स इन पैसेज के, टोटल वर्ड्स कितने थे पैसेज में, वर्ड्स रिक्वायर्ड कितने थे कि उसको 1/3 पे डिवाइड करें तो कितना जवाब आता है, और आपकी प्रेसी में आपने कितने वर्ड्स ऐड किए। इस तरह आपने एक इक्वेशन दे देनी है। और इन सारी चीजों के नीचे पहले आपकी प्रेसी आपने सॉल्व की, नीचे इक्वेशन दे दी, उससे नीचे आपने टाइटल लिखकर उसके आगे उसको खूबसूरत सा एक टाइटल दे देना है। जब आप टाइटल दे रहे हो तो आपने अपने आप को बहुत बड़ा राइटर तस्वर करना है। आपने ये समझना है कि मेरे से बड़ा कोई दुनिया का ऑथर नहीं है। तो क्रिएटिविटी जितनी आपके अंदर बचपन से भरी हुई है ना, वो सारी निकाल लेनी है। और एक खूबसूरत सा स्क्वीज्ड सा, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्म में भी हो सकता है, इडियोमेटिक फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, खूबसूरत सा एक आपने उसको टाइटल दे देना है।
और टाइटल की लोकेशन क्या होगी वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर प्रेसिज इज टू लॉन्ग, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने पहला ड्राफ्ट बनाया, आपके रिक्वायर्ड वर्ड्स 33 थे, लेकिन आपकी प्रेसी को 53 वर्ड या 63 वर्ड्स की बन रही है, बहुत लंबी हो रही है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको जो भी इनएसेंशियल, अननेसेसरी या माइनर पॉइंट लगे आप उसको बीच में से हज़फ कर सकते हैं, उसको सब बीच में से स्किप कर सकते हैं। ये असूल है अगर प्रेसी लंबी हो गई है तो। दूसरा असूल कि अगर प्रेसी बहुत शॉर्ट हो रही है, मतलब आपके 33 वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन आपने वो सारी बातें 23 वर्ड्स में कर दी हैं, स्टिल 10 वर्ड्स की आपके पास गुंजाइश मौजूद है, तो फिर आपने खुद से कोई चीज ऐड नहीं करनी। देन यू हैव टू री रीड द ओरिजिनल पैसेज, और वहां से देखिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने मिस की, उसको दोबारा उसमें ऐड कीजिए। सो इफ इट इज टू लॉन्ग, you can delete whatever you think is unnecessary points. If it is too short, you have to add points from the original passage. उसको दोबारा रीड करके आपने पॉइंट्स ऐड करने हैं। आगे चलते हैं। प्रेसिज हमेशा एक पैराग्राफ में होती है, ये रूल ज़हन में रखिए। ओरिजिनल पैसेज 2 पैराग्राफ पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है। प्रेसिज इज ऑलवेज 1 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पे, प्रेसिज मस्ट बी कनेक्टेड लाइक वन सिंगल आइडिया, एंड टाइटल इज अ मस्ट। टाइटल आप टॉप पे भी दे सकते हो और बॉटम पे भी दे सकते हो। मैं ज्यादा यही रिकमेंड करता हूं कि आप बॉटम पे टाइटल दीजिए, बिकॉज यू आर नॉट द ओरिजिनल ऑथर। आप किसी और ऑथर की बात को अपने अल्फाज में लिख रहे हो, सो आपको ये ऑनर नहीं मिलना चाहिए कि आप उसको टाइटल दो। किसी और की बात को अपने अल्फाज में लिखने के लिए टाइटल का ऑनर आपके पास नहीं होना चाहिए, इसलिए आप उसको बॉटम पे लिखेंगे। ये थे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर प्रेसिज राइटिंग। अब आप लोगों को मैं टास्क एक दे देता हूं। हम लोग शुरू करते हैं 1980 से। 1981 एंड 1982 की CSS की प्रेसिज आपने सॉल्व करनी है, और वो उसी तरह PDF फॉर्मेट में उसकी इमेजेस लेकर मुझे सेंड करनी है, और आपके पास टाइम है कल शाम 4 बजे तक। उससे लेट आप नहीं हो सकते। उससे लेट जो सबमिशंस होंगी वो मैं इवैल्यूएट नहीं करूंगा। कल शाम तक 1981 एंड 1982 ये 2 प्रेसिज आपने सॉल्व करनी है और मुझे भेजनी है। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।